हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा। इसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 33 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो जो आज का सेशन है इसमें जो है 34 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 34 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है किस रूप में। विद्युत उपकरणों में अर्थ का जो उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। सी ऑप्शन। विद्युत उपकरणों में तीन पिनें होती हैं। ऊपर वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली दो पिनें एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का जो संबंध होता है मतलब कि अर्थ से होता है, जबकि दो शेष जो पिन होती हैं इन पिनों में सामान्यतः दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन से तथा बाएं वाले का जो संबंध होता है उदासीन कनेक्शन से। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। 35 है। देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। किस रूप में हो तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यदि यदि जो वे समान विभव पर हो तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव भी धारा जो कह सकते हैं एल के समानुपाती है। यदि विभव समान समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखिए, पूछा गया है 36 में कि मेंज विद्युत पर्दाओं में अगर बात करें तो जो मेंज विद्युत पर्दाओं में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। फ्यूज के बारे में एक कथन आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन में जो कथन दिया गया है फ्यूज के संबंध में वो सही है कि इसका गलनांक निम्न होना जरूरी है, ताकि वोल्टेज काफी अगर ज्यादा आए सामान्य से तो फ्यूज जल जाए और घर की जो अन्य डिवाइसेज हैं वो बच जाए, उनकी सुरक्षा हो पाए। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण विद्युत अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गर्म होकर ये पिघल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा के दृष्टि से यह विशेष उपयोगी है। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज का जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत का ये ऊष्मीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। सी ऑप्शन। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होनी चाहिए। फ्यूज में प्रयोग होने वाली जो तार की विशेषता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, यानी सी ऑप्शन। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। 39 है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या मतलब कि गुण होना चाहिए, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गलनांक कम होता है। और इसके बाद दूसरा गुण प्रतिरोध अधिक होता है, यानी ए और सी इसका सही जवाब है। इसके बाद 40 नंबर है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन जो लैंप होता है इसका जो तंतु होता है किस मिश्र धातु का बना होता है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन और सोडियम का, सी ऑप्शन।
देखिए हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का ये बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। 41 है कथन ए, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन दोनों में से जो कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है कि एक विद्युत तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो गलत है। कैसे? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर जो है चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं, इससे चालक का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कथन ए सही है, कारण आर गलत है। 42 है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः जो है क्या होता है? तो देखिए समानांतर संबंध है इसका, जो स्थापन मूलतः जो होता है समांतर संबंध है, बी ऑप्शन। यदि प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संबंध होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस समायोजन का प्रयोग करते हैं। 43 है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग के आवरण का जो तार होता है, ये मतलब कि कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जो ब्लैक रंग का जो तार होता है उदासीन तार होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो घरेलू विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले तारों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया जाता है। लाल रंग का जो तार होता है सजीव या फेज होता है, काले रंग का जो तार होता है उदासीन होता है, और हरे रंग का जो तार होता है वो अर्थ को प्रदर्शित करता है। 44 है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि है वो क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर 4 ओम, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि सामान्यतः 10 के पावर 4 ओम होती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह 10 के पावर 5 ओम या उससे अधिक भी हो सकती है। 45 नंबर है सीएफएल का पूर्ण रूप है। सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है बताइए? सीएफएल का पूर्ण रूप है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। सीएफएल का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। सीएफएल यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है। 46 है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का जो सिद्धांत है वह है वैद्युत संदीप्ति। वैद्युत संदीप्ति। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे गैलियम फास्फाइड हरे रंग का, सिलिकॉन कार्बाइड नीले रंग का तथा गैलियम आर्सेनाइड औरक्त प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड वैद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। 47 है कथन ए लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप के तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। कथन आर लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप के तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इनमें से जो कथन सत्य है ए और आर दोनों सत्य हैं, कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्यतः जो होते हैं प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है।
यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल सीएफएल के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एलईडी लैंपों में सीएफएल के तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। 48 है, सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है? सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है? पहला है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा, सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। तीसरा, एलईडी लैंप के तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो इसमें पहला यानी दूसरा को छोड़कर पहला और तीसरा जो कथन है वो सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप में यानी सीएफएल में पारावाष्प से विद्युत गुजार कर पराबैंगनी प्रकाश को जो है उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। सीएफएल का औसत कार्यकाल 6000 से 15000 घंटे तक का होता है, जबकि एलईडी लैंप सामान्यतः 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है। एलईडी लैंपों में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑर्गेनिक एलईडी और या पॉलीमर एलईडी तकनीक का प्रयोग होता है। सीएफएल के तुलना में एलईडी लैंप अधिक जो है ऊर्जा सक्षम है। पारंपरिक प्रकाश बल्बों के तुलना में एलईडी 82% कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जबकि प्रकाश बल्बों के तुलना में सीएफएल 75% कम ऊर्जा की खपत करता है। 49 है, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही। दूसरा है, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों के तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है। ये कथन गलत है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती है। यानी पहला और तीसरा जो है आपका सत्य कथन है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सोडियम बत्तियां सर्वदिशात्मक होती हैं, यानी 360 डिग्री में ये प्रकाश उत्पादित करती हैं। इससे प्रकाश का अपव्यय होता है, जो उन्हें कम कुशल बनाता है, ठीक है। इसके विपरीत एलईडी दिशात्मक प्रकाश स्रोत है, जो एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। स्पष्ट है कि कथन पहला सत्य है। किसी भी अन्य प्रकाश तकनीक के तुलना में एलईडी का जीवन काल बहुत लंबा होता है, इसलिए कथन दूसरा असत्य है। सोडियम लैंपों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश एक वर्णीय होता है, यानी उसमें केवल एक रंग का प्रकाश होता है। इसके विपरीत एलईडी विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए कथन तीसरा सत्य है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी जो है गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, मरकरी और नियान, यानी डी ऑप्शन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनान या नियॉन गैस भरी जाती है। 51 है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिकतम दिया जाता है, अधिमान दिया जाता है, क्यों? प्रीफर्ड किया जाता है, इसका कारण क्या है? एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को जो है प्रेफर्ड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो देखिए, इसका कारण जो है वो इसलिए क्योंकि अगर बात करें तो इसमें प्रकाश प्रसारित या विकिरणित करने के लिए अधिक बाह्य सतह होती है। क्या यह सही है? तो नहीं, याद रखिएगा। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। एक 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसलिए दिए गए कथन में से कोई भी कथन सही नहीं है। 52 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं?
श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, ये बताइए। तो देखिए, अणुओं को दोलित करके, डी ऑप्शन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो अणुओं को दोलित करके। ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से जो है गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। क्योंकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसीलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। 53 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है कि ऑक्सीजन है, वायु भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। देखिए, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, यह भी याद रखिएगा। फिलामेंट किसका बना होता है, यह भी याद रखिएगा। इसमें कौन सी गैस भरी होती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था, एडिसन। और इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। 54 है, प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली जो होता है, बताइए क्या बढ़ाता घटाता है? प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक जो होता है आसंजित होता है। चोक कुंडली जो होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? चोक कुंडली जो होता है लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चोक को जो है प्रेषित करता है। चोक कुंडली प्रेषित धारा के वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है, जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है। इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है तथा चोक उच्च वोल्टता को कम करने तथा कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है तथा ट्यूबलाइट को खराब होने से रोकता है। 55 है, निम्नलिखित अगर बात करें तो विद्युत विभव के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, पहला कथन कि यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यानी इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, आप बताइए। तो याद रखिएगा, विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। पहला कथन बिल्कुल सही है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य में जो है परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल बटा कूलम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या परिवर्तन होगा? एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में जो परिवर्तन होगा क्या होगा? विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसमें परिवर्तन जो आएगा 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद 57 है, 2 तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? 2 तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1.2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो क्या होगा? इसका सही जवाब है, इसको बनाइएगा तो आएगा 10 ओम। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। आर प्रतिरोध है और ये जो है प्रतिरोधकता है, लंबाई, ए क्षेत्रफल। तार का जो प्रथम तार का जो Q1 बराबर LQ जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप निकालिएगा तो इसका जो हल आएगा 10 ओम प्राप्त होगा। इसके बाद 58 है, समान प्रकार के छोटी बूंद भी वोल्ट तक जो है आवेशित की गई है। समान प्रकार की छोटी बूंदें जो है भी वोल्ट तक जो है आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का जो विभव होगा वो क्या होगा, कितना होगा? तो n
पावर 2/3 इंटू भी होगा, याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए कि प्रत्येक छोटी बूंद का जो आवेश है Q है, छोटी बूंद की त्रिज्या R है, तो n बूंदों से मिलकर बनी बड़ी बूंद की जो कुल आवेश होगा Q1 बराबर NQ। बड़ी बूंद की त्रिज्या R है, क्योंकि n बूंदों का कुल आयतन बड़ी बूंद का आयतन का जो होगा क्या होगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू जो हो जाएगा बराबर इक्वल टू, और इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो प्राप्त होगा n के पावर 2/3 बाई भी, n के पावर 2/3 इंटू भी, बड़ी बूंद का जो विभव होगा। 59 है, नीचे दिए गए वक्तव्य जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन या अपचयन के लिए किया जाता है। कारण आर, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। कौन सा कथन सही है 59 का? तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। सी सही है, आर गलत है। कैसे? तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरणा के द्वारा जो है परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित करके दूर दूर तक यह प्रेषित करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा या एक दिश के साथ नहीं। 60 नंबर है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए करते हैं। और ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीय कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है। 61 है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए सही जवाब। सही जवाब है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए। सी ऑप्शन। मोबाइल चार्जर होता है। 62 मोबाइल चार्जर होता है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन। मोबाइल फोन चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। इसके बाद 63 है, कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा युग में सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला सही है कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत और इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में, और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये विद्युत से यांत्रिक में बदलता है, इसको रूपांतरित करता है। पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन जो है ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 64 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। यह है कि क्या अंतर है? एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। वो अंतर क्या है आप बताइए। अंतर है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगाते हैं, जबकि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं। 65 है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? सही जवाब है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, यानी ए ऑप्शन। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। 66 है,
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा रेक्टिफायर, बी ऑप्शन। कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को यानी एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या, अच्छा, इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। और ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन और अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। 67 है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर के द्वारा, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 68 है, अभिकथन ए कह रहे कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। कारण आर, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर जो है काम करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, यानी ए सही है, आर गलत है। पावर ग्रिड के सामान्यतः संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन जो है निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है। इससे कम या ज्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। 69 है, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। तो सी ऑप्शन। विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माताओं के द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण के द्वारा खपत की जाने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। प्रश्नगत विकल्पों में विद्युत उपकरणों की पावर रेटिंग के अनुसार विद्युत ऊर्जा के खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। इसके बाद 70 नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है बताइए। भूक्रोड के अंदर की चक्रक धराएं, ऑप्शन ए। भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धराएं हैं इनके कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। 71 है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है सौर सेल, ऑप्शन ए। कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा निर्मित एक ऐसी आकाशीय पिंड होता है जो बहु उद्देश्यों के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के सतह से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जिनके संचालन के लिए सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेलें सिलिकॉन की बनी होती हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है जो राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। कारण आर, एसबी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें जो सत्य है ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा अंतरिक्ष में। इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंग या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से जो है बिना बाधा के आपूर्ति होती रहेगी।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। 73 है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन दिया गया, आप कथन को एक बार देखिए, 5 सेकंड का टाइम है। एक बार कथन को एक बार एनालिसिस कर लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो कथन पहला दिया गया बिल्कुल सही है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा विद्युत जनन करती है, विद्युत उत्पन्न, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसे आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। बाकी दूसरा तीसरा सही नहीं है। देखिए, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले अर्धचालकों के द्वारा सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का जनन करती है। सौर तापीय प्रणालियां प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों से भिन्न है क्योंकि ये सौर ऊर्जा के द्वारा तापीय ऊर्जा का जनन करती है, जिससे आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है। 2013 में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की कुल सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। स्पष्ट है कि भारत के पास प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है। 74 है, सौर जल पंपों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, वो कौन सा कथन सत्य है? सौर जल पंप, इसमें देखिए दो कथन है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं। पहला कथन गलत। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टल वालों के लिए नहीं। यह भी कथन गलत, दोनों के लिए यह हो सकता है। ठीक है, तो न तो पहला न ही दूसरा। सौर जल पंप एक ऐसा विद्युत पंप है जिसमें विद्युत का एक या एकाधिक फोटोवोल्टेइक पैनल के द्वारा प्रदान की जाती है। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप तथा निम्नजनी पंप दोनों के लिए होता है। यह पंप सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री तथा पिस्टन वाले पंप के लिए भी करती है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो है आपका सिलिकॉन। सौर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। 76 नंबर है, प्रकाश वोल्टीय जो सेल होते हैं वो मतलब कि किस प्रकार के सेल होते हैं? याद रखिएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है, फोटोवोल्टीय सेल जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। 78, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका मतलब कि सहयोग लिया जाएगा? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, जो फोटोवोल्टाइक या सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट 79, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? न तो पहला न तो दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन गलत है। 2016 आईटीए सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन जो वेफर्स है इसको उत्पादन रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। 11वें। प्रथम 3 स्थानों पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और उसका निष्पादन करना है।
भारत में सौर ऊर्जा शुल्क निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा जो है कंपटेटिव बाइंडिंग के द्वारा जो है किया जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में चालकता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे दिए जाते हैं। थैंक यू।